Hello students, today we will start chapter number 4 from economics, globalization and the Indian economy, and this is the first part of the chapter. As consumer in today's world, some of us have a wide choice of goods and services before us. The latest model of digital cameras, mobile phone, television made by the leading manufacturer of the world are within our reach. अगर हम कंज्यूमर के तौर पे देखें तो आज की दुनिया में हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं गुड्स की, सर्विसेज की, जो हमारे सामने हैं. लेटेस्ट डिज़ाइन के कैमराज हैं, मोबाइल फ़ोन हैं, टेलीविज़न हैं, जो कि अलग अलग बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा बनाए जाते हैं. एवरी सीजन न्यू मॉडल ऑफ ऑटोमोबाइल कैन बी सीन ऑन द इंडियन रोड. और हर नए सीज़न में हमें नए नए गाड़ियों के मॉडल्स भी इंडियन रोड्स पर देखने को मिल जाती हैं. Gone are the days when Ambassador and Fiat were the only car on Indian roads. Today, Indians are buying cars produced by nearly all the top companies in the world. A similar explosion of brands can be seen for many other goods, from shirt to television to processed fruit juice. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो अब वो ज़माने गए जब सिर्फ एम्बेसडर या फिएट कार का ही नाम पॉपुलर था. आज इंडियंस जो हैं अलग अलग तरीके की कार्स को खरीदते हैं और वो कारें जो हैं टॉप कंपनीज पूरे वर्ल्ड में अलग अलग टॉप कंपनीज उनको बनाती हैं. और उसी तरीके की चीज़ें हमें ब्रांड अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है, जैसे कि शर्ट्स हो गए या फिर अलग अलग तरीके के टेलीविज़न हो गए या फ्रूट जूसेस हो गए. Such a wide-ranging choice of goods in our market is a relatively recent phenomena. You wouldn't have found such a wide variety of goods in Indian market even 2 decades back. लेकिन अगर ये वाइड जो चॉइस हमें मिल रही है गुड्स की, वो हमें आज के टाइम पे मिल रही है. अगर हम 20 साल पहले देखें तो ये चॉइस हमारे पास नहीं थी. तो ये हमारी मार्केट इतनी ट्रांसफॉर्म कैसे हो गई? How do we understand these rapid transformation? What are the factors that are bringing about these changes? And how are these changes affecting the life of the people? तो ये कैसे हम समझेंगे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये बदलाव ये कैसे आया, या फिर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये चेंजेस आए, और ये चेंजेस आने की वजह से इंसानों की ज़िंदगियों पे क्या असर पड़ा. तो इसके आंसर्स, क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए हमें ये चैप्टर रीड करना होगा. नाउ द फर्स्ट टॉपिक, प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री. Until the middle of the 20th century, production was largely organized within the country. पहले क्या होता था कि जो प्रोडक्शन होता था कंट्रीज के अंदर, देश के अंदर ही होता था. What crossed the boundaries of these countries were raw material, food stuff and finished products. Colonies such as India exported the raw material and food stuff and imported the finished good. पहले क्या होता था कि जब अगर हम बाउंड्री अपने देश की क्रॉस करने की बात कर रहे हैं तो कैसे क्रॉस की जाएगी? या तो रॉ मटेरियल किसी दूसरे देश से लिया जाता था, या फिर देश में जो फिनिश सामान हम बनाते थे उसको दूसरे देश में भेज दिया करते थे. तो कॉलोनीज के टाइम पर जब ब्रिटिशर्स से तक यही होता था कि इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता था? रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता था या फूड स्टफ, खाने पीने की चीज़ें, और इम्पोर्ट करके हमारे देश में क्या आता था? फिनिश सामान आता था. ट्रेड वॉज द मेन चैनल कनेक्टिंग द डिस्टेंस कंट्री. तो ट्रेड, व्यापार एक मेन चैनल बन गया था जिसकी वजह से अलग अलग देश आपस में कनेक्टेड हुए. दिस वॉज कॉल्ड लार्ज कंपनीज कॉल्ड मल्टीनेशनल कंपनी. इसी को हम बड़ी बड़ी कंपनियों को, लार्ज कंपनियों को MNCs कहते हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कहते हैं. तो MNC is a company that control on all production in more than one nation. तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन क्या है? मल्टीनेशनल आपका एक कंपनी वो होती है जो कि अपना प्रोडक्शन एक से ज़्यादा देशों में कर रही हो. MNC set up the office and factory for production in regions where they can get cheap labor and other resources. तो मल्टीनेशनल कंपनी क्या करती है? वहाँ पर अपने ऑफिसेज और फैक्ट्रीज लगाती है, उन रीजन्स में लगाती है जहाँ पे उसे सस्ता लेबर मिलेगा, सारे रिसोर्सेज मिलेंगे. This is done so that the cost of production is low and the MNCs can earn the greater profit. और ये इसलिए किया जाता है ताकि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाए और जो प्रॉफिट है वो हाई रहे हमेशा MNCs का. In this example, the MNC not only selling its finished product globally, but more important, the good and service are produced globally. As a result, production is organized in increasingly complex way. The production process is divided into the small parts and spread out across the globe. In the above example, China provides the advantage of being a cheap manufacturing location. Mexico and Eastern Europe are useful for their closeness to the market. In the US and Europe, India has a highly skilled engineers who can understand the technical aspect of production. It also has educated English-speaking youth
who can provide customer care service, and all this probably can mean 50 to 60% cost saving for MNC. The advantage of spreading out the production across the border of the multinational can be truly immense. तो एग्जाम्पल आपको यहाँ पर एक दिया गया है स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन बाय द एमएनसी के एमएनसीज अपनी प्रोडक्शन को कैसे मतलब कि फैलाती है अपने प्रोडक्शन को. A large MNC produce the industrial equipment, design its product in research center in the United States. तो MNCs क्या करती हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट औजारों को, डिजाइन को, प्रोडक्ट को यूनाइटेड स्टेट के रिसर्च सेंटर्स में क्या करती हैं, बनाती हैं, डेवलप करती हैं, एंड देन हैज द कंपोनेंट मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना, और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग का काम चाइना में होता है. दीज आर देन शिप टू मैक्सिको. फिर इसी सामान को मैक्सिको या यूरोप के ईस्टर्न कंट्रीज में भेज दिया जाता है, वेयर द प्रोडक्ट आर असेंबल, जहाँ प्रोडक्ट्स को असेंबल्ड जोड़ा जाता है, और उसके बाद जो फिनिश प्रोडक्ट बन के सामान होता है उसको पूरे वर्ल्ड में सेल आउट कर दिया जाता है. Meanwhile, the company customer care is carried out through call center located in India. और कंपनी का जो कस्टमर केयर सर्विस होता है वो इंडिया से किया जाता है. इंडिया में कॉल सेंटर्स बनाए जाते हैं ताकि ये सामान पूरे इंडिया के अलावा और अलग अलग देशों में पूरे वर्ल्ड में बेचा जा सके. तो ये जो एग्जाम्पल आपको बताया गया है, इस एग्जाम्पल को देख के ये बताया जा रहा है कि एमएनसीज जो है सिर्फ अपना फिनिश सामान ग्लोबली मतलब पूरे वर्ल्ड में ही नहीं बेचती है, लेकिन इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज करना होता है और प्रोडक्शन को बढ़ाना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, एक बहुत ही जटिल तरीका भी होता है. कैसे इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि कैसे इन्होंने अपने प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मतलब कि मैन्युफैक्चर्ड किया. तो कहीं पर उन्हें चाइना में उनको एडवांटेज दिख रहा है कि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन चीप है, तो उसके अलावा मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में मार्केट क्लोज है, और इंडिया में मतलब यहाँ पे हाईली स्किल इंजीनियर्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं जो कि कॉल सेंटर का काम कर सकते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं. तो इस तरीके से बहुत सारे एडवांटेज होते हैं एमएनसीज के, और अपनी प्रोडक्शन को वो इस तरीके से मतलब अपनी देश से दूसरे देश तक फैला देती हैं. इंटरलिंकिंग द प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री. अभी जो ऊपर एग्जांपल हमने पढ़ा कि कैसे प्रोडक्शन जो है वो कंट्री प्रोडक्शन को फैलाया जाता है, एमएनसीज फैलाती हैं. तो अब इस टॉपिक में कुछ मेथड्स बताए गए हैं कि एमएनसीज जो है अपने प्रोडक्शन को दूसरे देशों से कैसे लिंकअप करती है, कैसे फैलाती है. In general, MNC set up the production where it is close to market, where there is a skilled and unskilled labor available at low cost, and where the availability of other factor of production is assured. In addition, MNC might look for government policy that look after their interest. तो पहले तो एमएनसीज जनरल क्या करती हैं कि अपने प्रोडक्शन को वहाँ लगाती हैं जहाँ पे मार्केट पास में हो, जहाँ पे उनको लेबर मिल जाए, स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर दोनों मिले, जहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो, जहाँ पे बाकी और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आसानी से मिल सके. साथ ही साथ एमएनसीज ये भी देखती हैं कि कौन कौन से गवर्नमेंट पॉलिसीज उनके इंटरेस्ट में है, वहाँ पे वो अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करती हैं. Having assured themselves of these conditions, MNC set up the factory and offices for production. The money that is spent to buy the assets such as land, building, machine, and other equipment is called investment. Investment made by the multinational company is called foreign investment. तो MNCs जो होती हैं अपनी फैक्ट्रीज को, ऑफिसेस को सेटअप करती हैं, और जो भी पैसा वो एसेट को खरीदने में लगाती हैं, जैसे कि कोई लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, कोई मशीन हो गई, तो जो वो पैसा यूज करती हैं इन चीज़ों को खरीदने के लिए, उसे इन्वेस्टमेंट कहा जाता है. और जब यही इन्वेस्टमेंट कोई मल्टीनेशनल कंपनी या कॉरपोरेशन करती है तो उसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है. कोई भी इन्वेस्टमेंट इस होप में किया जाता है ताकि जो भी एसेट वो खरीद रहे हैं उससे उन्हें फ्यूचर में प्रॉफिट हो. At time, MNC set up the production jointly with some of the local companies of this country. साथ ही साथ एमएनसीज एक और तरीके से अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाती है. वो क्या करती है, कुछ लोकल कंपनीज के साथ ज्वाइंट कर लेती है, काम मिलके करती है. The benefit to the local company of such joint production is twofold. और जो भी लोकल कंपनीज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के साथ जुड़ती हैं उनको भी फायदा मिलता है. पहला फायदा कि जो भी एमएनसीज हैं, जो पैसा वो इन्वेस्ट कर रही हैं एसेट्स को खरीदने में, नई मशीनों को खरीदने के लिए, उसका फायदा तो लोकल कंपनियों को मिलता ही है. साथ ही साथ मल्टीनेशनल कंपनी जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है, उसका फायदा भी लोकल कंपनियों को मिलता है. बट द मोस्ट कॉमन रूट फॉर द एमएनसी इन्वेस्टमेंट इज टू बाय अप लोकल कंपनी. एक और तरीका, एक कॉमन तरीका होता है, रूट होता है, जिससे एमएनसीज जो हैं क्या करती हैं कि इन्वेस्टमेंट करती हैं, काफ़ी पैसा लगाती हैं और किसी लोकल कंपनी को ही खरीद लेती हैं और अपने प्रोडक्शन को एक्सपैंड बढ़ा लेती हैं. एमएनसीज विद द ह्यूज वेल्थ कैन
quite easily do so. जिन MNCs के पास काफ़ी ज़्यादा wealth पैसा होता है वो इसे आसानी से कर लेती हैं. To take an example है कारगिल फूड, a very large American MNC. ये एक आपकी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है अमेरिका की और has brought over smaller Indian companies such as Parak Food and built a large marketing network in various parts of India. तो जैसे कि इस MNC ने इंडिया की कोई एक कंपनी फूड कंपनी को खरीद लिया और उसके बाद इंडिया में ही मार्केटिंग का काम स्टार्ट कर दिया और अपने नेटवर्क को इस तरीके से फैला लिया. वेयर इज अ ब्रांड वॉज वेल रिप्यूटेड, क्योंकि कारगिल फूड आपकी MNC है और उसका काफ़ी नाम है. Also, Parak Food had 4 oil refinery whose control was now shifted to Kargil, and Kargil is now the largest producer of edible oil in India with a capacity to make 5 million pouches daily. तो इस तरीके से जैसे कि परख एक आपकी इंडियन कंपनी थी तो उसका जो भी अब रिसोर्सेज हैं वो अब किसके हो जाएंगे, कारगिल मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के हो जाएंगे. तो पारक फूड के पास एक 4 तरीके की ऑयल रिफाइनरी भी थी जहाँ पे वो ऑयल बनाते थे. तो अब उनके रिफाइनरी का इस्तेमाल करके कारगिल जो है ऑयल रिफाइनरी का इस्तेमाल करेगी और एडिबल ऑयल जो खाने वाला तेल होता है उसके पाउचेस बनाएगी. और कारगिल अब कितना प्रोड्यूस कर पा रही है, वो 5 मिलियन पाउचेस तेल के डेली बना पाती है, बेच पाती है. तो इस तरीके से MNCs छोटी कंपनियों को खरीद लेती हैं और अपने काम को बढ़ा लेती हैं. In fact, many of the top MNC have wealth exceeding the entire budget of the developing country government. With such enormous wealth, imagine the power and influence of these MNC. यहाँ ये बता रहे हैं कि MNCs के पास इतना पैसा होता है कि उतना तो हमारे मतलब डेवलपिंग कंट्रीज का बजट भी नहीं होता है. तो इतनी सारी वेल्थ और पावर के साथ MNCs काफ़ी सारा पावरफुल हो जाती हैं. एक और तरीका होता है MNCs अपने प्रोडक्शन को कंट्रोल करती हैं. इसमें क्या होता है कि MNCs जो होती हैं डेवलपिंग कंट्रीज जो होती हैं उनको ऑर्डर अपना दे देती हैं प्रोडक्शन का और उन ऑर्डर को पूरा करवा के अपने नाम पे सेल आउट कर देती हैं, अपना नाम लगा के, अपना लेबल लगा के. 10 BC तो इस तरीके से MNCs अपना प्रोडक्शन को एक्सपैंड करती हैं.